नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, जिस श्रृंखला का हमने प्रारंभ कर रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे प्रकरण 3 का वीडियो भाग 2। क्योंकि पहले वीडियो भाग 1 पर हमने कुछ चर्चाएं मतलब पढ़ लिया था उसको। अब आगे पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वह चंद बरदाई, भट्ट केदार, मधुकर कवि और जगनिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो पहले वाला नहीं देखा है तो जाके एक बार ज़रूर देखिए। ये पूरी की पूरी जो बुक है, मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ का ही वाचन करने जा रही हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में प्रश्न को लिखिएगा। मैं हो सके तो उसको व्याख्यायित विश्लेषित करके आपको मैं बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। चंद बरदाई से शुरू होगा, ठीक है। तो चंद बरदाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल में विस्तृत दिया हुआ है, इसकी वंश परंपरा वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगी और बाकी जो है उनको मैं कुछ स्किप करने का प्रयास करूँगी, क्योंकि ऐसे में हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं हम चंद बरदाई। संवत समय दे रखा है शुक्ल जी ने। चंद बरदाई संवत 1225 से 1249। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये तो आपको विदित ही होगा कि प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो को। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य और छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें क्या कहते हैं, जालंधरी देवी का इष्ट था, मतलब आशीर्वाद था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। फिर आगे शुक्ल जी ही कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 89 समय या कहें कि सर्ग या अध्याय हैं। 69 समय सर्ग अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्यतः छंद है कवित, छपय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण किया जाता है या कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहण के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या कहते हैं कि पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन रिपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरिये जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंदनंदन उदरिये तिमी। ओके, आगे क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अरुणोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोर या कहें कि तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, एक का नाम था सुंदरी और दूसरी का नाम था कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह
अजमेर के चौहान सोमेश्वर कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चढ़कर पृथ्वीराज की स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखा दी। संयोगिता का यह अनुराग संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ से विध्वंस किया। क्या है, यज्ञ का तो विध्वंस कर दिया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ ह्रास तो जयचंद और राजाओं के साथ लड़ते हो चुका था। बस यही कारण है दोस्तों कि हमारा जो देश है प्रतंत्र हुआ। ठीक है, किसी कोई सुंदर कन्या दिखी तो उसे हरने के लिए अपनी क्या है सब बल लगा देना, अपनी ताकत को आधे से ज़्यादा वहाँ पर खपत कर देना। तो ऐसे में हम कैसे विदेशियों से लड़ सकते थे। ठीक है, यही कारण है कि हम परतंत्र हुए और हमारा जो शोषण हुआ बस इन्हीं राजाओं के कारण कहीं न कहीं एक कह सकते हैं। इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बल का बहुत कुछ ह्रास तो जयचंद और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख साहबुद्दीन चढ़ाया। देखो ऐसे अवसर देखकर लोग चढ़ाते हैं। जैसे भाई भाई में कोई तकरार हो तो भाई साहब पड़ोसी तो जरूर आ ही जाता है, ठीक है, अवसर देखकर। पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा साहबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। साहबुद्दीन पृथ्वीराज के बेर का कारण यह लिखा गया साहबुद्दीन पृथ्वीराज के बेर का कारण यह लिखा गया कि साहबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह। ये जो आया है हुसैन शाह, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है कि जो हुसैन शाह है, जो पृथ्वीराज के दरबार में कौन पठान सरदार आ गया था, तो ऑप्शन में था हुसैन शाह। तो हुसैन शाह आ जाता है, इसलिए फिर जो साहबुद्दीन है वो युद्ध के लिए आता है। ठीक है, साहबुद्दीन पृथ्वीराज के बेर का कारण यह लिखा गया है कि साहबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों साहबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग गए। साहबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बेर से साहबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज की मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। सॉरी, यह तो पृथ्वीराज का मुख्य ओके ठीक है, समझ गए। हमने सोचा कि वही लाइन हमने फिर से दोहरा दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऊपर लिखे वृतांत और रासों में दिए हुए सम्मतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ
राय बहादुर, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा राजसों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। शुक्ल जी ये बात कहते हैं कि वो भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता। उसमें दिए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद में जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्नि कुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए अग्निकुल का कोई कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, उसके आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी कि चंद ने पृथ्वीराज का जन्म संवत 1115 में और दिल्ली गोद जाना 1122 में और कनौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध करना 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पात्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब दान पात्र और शिलालेखों जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमारदिर देव जो महोबे के राजा परमार थे के नाम आए, इस प्रकार मिलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आगे कि पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच में है, जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 से 1243 के बीच में, परमारदिर देव के 6 जिनके संवत 1223 से और 1258 के बीच में है। इसमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमारदिर देव जो राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी समय पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रमी संवत 1248 ईस्वी सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों में 90 से 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। देखिए जो ये लाइन मैं पढ़ रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमें बहुत सारी परीक्षाओं में इससे रूबरू होना पड़ता है। ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, क्या कहते हैं कि पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासों के समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिया है कि सब सम्मतों में यथार्थ सम्मतों में 90 और 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। वो नियम क्या बताते हैं? उन्होंने यह विचार उपस्थित किया है कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा के लिए उन्होंने रासों के इस संदेह को पकड़ा, क्या है कि एकादश से पंचदह विक्रम साख आनंद तिहि रिपुजे पुरहरन को भय पृथ्वीराज निरंद। अब देखो क्या कहते हैं, और विक्रम साख आनंद का अर्थ है ए का अर्थ यहाँ पे लिया कि शून्य और नंद मतलब 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाएं, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राज तो काल राजपूत भाटी ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत
में से 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज में संवत दिए, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर? ऊपर जो दोहे उद्धृत किए हैं उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है, क्या मिलता है? एकादश से पंचदय विक्रम जिस ध्रुमसुत प्रत्यय साक पृथ्वीराज को लशयो विप्र गुण गुप्त। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि इससे भी नौ के गुप्त करने की अर्थ निकला गया है। क्या कहते हैं? इसमें भी नौ को गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से नौ कम करने यह तीसरा शक बनता है। यही नहीं कहा कि दूसरी बात यह है कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आनंद संवत वाली बात थी कि मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने आनंद संवत के बारे में कहा है, वो है। आगे बात करते हैं, चलते हैं। बात संवत की नहीं है, बात संवत की ही नहीं है। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी है उनके लिए क्या कहा जा सकता है? शुक्ल जी कहते हैं, माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथ में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उल्टे फेर नहीं किया जा सकता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है? इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह तो हो सकता है कि इसमें इधर उधर के कहाँ क्या लिखा था यहाँ हाँ, इधर उधर के कुछ पद्य चंद के बिखरे हो, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि की रचा होता और उसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिलते होते तो कुछ घटनाएं और संवत तो ठीक होते, पर इसमें कुछ ठीक नहीं है, शुक्ल जी का मानना है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये ग्रंथ पूरा का पूरा जाली ग्रंथ है। ठीक है, ये रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था भी या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कृता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वीभट्ट लिखा है और चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया गया। पृथ्वीराज के 5वें सर्ग में श्लोक आया है। फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राय बहादुर श्री श्रुत पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्र कवि है, जिसका उल्लेख काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रवरदाई नाम का कोई कवि था ही नहीं। क्या कहते हैं? नाम का कोई कवि था तो वह क्या कहते हैं, सॉरी मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ दिया यहाँ पर। क्या कहते हैं कि नाम का कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत से कल्पित भट्ट भणत तैयार होता गया, उन सबको लेकर और चंद के पृथ्वीराज का समसामयिक मान, उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी हो गई। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है और निराश हाथ लगती है। क्या कहते हैं? शुक्ल जी का ही ये कथन है। और हाँ, एक और पीछे मैंने इम्पोर्टेंट कथन को मैंने वाचन कर दिया, थोड़ा ध्यान रखना, उसको मैं फिर से कर देती हूँ कि पीछे जो भूत सा कल्पित भट्ट भणत, ये किसके संदर्भ में कहते हैं शुक्ल जी? ये पृथ्वीराज विषय के संदर्भ में कहते हैं। जो भट्ट भणत शब्द का उपयोग करते हैं वो पृथ्वीराज रासों के बारे में कहते हैं। आगे क्या कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर, शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने का है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की ओर कुछ कुछ कवित्वों छप्पों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो।
कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में डली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों की रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। ये शुक्ल जी किसके संदर्भ में बात करते हैं? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। और जितना भी पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा है वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में पंक्तियां हूबहू हमें दर्शन करवाती है अपना, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री 1909 से 1913 तक राजपूतानों में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। यहाँ पे अब देखना, उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं और इसी वंशज के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई और उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है, ठीक है, उन्होंने बताया है। शुक्ल जी की बुक में दे रखा है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। और हाँ, प्रश्न ऐसा पूछा भी जा सकता है कि वर्तमान में जो है चंदवरदाई का जो वर्तमान में कौन नेतृत्व कर रहा है? ऐसा ही तो है, प्रतिनिधि कर रहा है कौन? नानूराम भाट। आगे क्या कहते हैं कि नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अम्भोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़के का उल्लेख इस प्रकार है कि दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, एक जल है गुण बावरो गुण समुद्र ससभान। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है, क्या है कि प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते भे प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्मराव विचार ही ब्रह्मा राखु नाम अनूप, पान भय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्ग पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय, पारी पायन सुरन के सुर सहित स्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भो चंद चारु नवीन। ये कहाँ मिलता है? ये सूरदास की साहित्य लहरी में मिलता है। आगे और भी दे रखा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको स्किप करेंगे। फिर आगे क्या है, इन दोनों वंशावलियों के मिलाने में मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया, उक्त पद उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा। बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा। उसके पीछे उनके लड़कों ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से लोग कितने 10 समय लिखकर लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना, उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो के प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने मोहब्बा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह भी उठपटांग और रद्दी है। ओके, पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ नमूने के लिए दिए जाते हैं। क्या है, कुछ दिए हैं, मतलब कुछ उदाहरण दिए पृथ्वीराज रासो से। क्या है कि हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तह उदित दृग दिल्ली सुदेश, सचिव के संभरीनेश चहुआन थान, पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान,
संबरी नरेश सोमेश पूत देवदत्त रूप अवतार धत जिही पकरी साहा साहावलीन तिहू बेर करिय पान पहीन सिंगनी सुसिद्ध सुनी चढ़ी जंजीर चुक्कड़ न संवद बेदत तीर। आगे क्या कहते हैं, आगे फिर और उदाहरण दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे भट्ट केदार और मधुकर कवि, ठीक है। इनका समय संवत 1224 से 1243 दे रखा है। और शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज की कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कनौज के सम्राट जयचंद का गुणगान किया। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें पृथ्वीराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जयमयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था। दोनों ध्यान रखना कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश लिखा, और वहीं अगर बात करें मधुकर कवि की तो उन्होंने लिखा जयमयंक जस चंद्रिका, ठीक है। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। इनका उल्लेख सिंघाइज दयालदास कृत राठौड़ रिख्यात में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, आप इसको ध्यान रखना। जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है, हमारे बीकानेर में ये सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कनौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहास इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों तथा राठौड़ों का विशाल साम्राज्य, दूसरा था जिसकी राजधानी कनौज थी, क्या कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्राय सारा मध्य देश काशी से कनौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग में था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेर राजा परमार देव, जिसे परमाल भी कहते हैं, जयचंद के मित्र या सामंत थे और जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहते थे। ये तो भाई क्या है, व्यक्ति विशेष की विशेषता है लड़ना, अगर लड़े तो नहीं तो पचे कैसे। जगनीक हमारे अंतिम तो नहीं है, इसके बाद श्रीधर एक और है, उनके बारे में 2 लाइन शुक्ल जी की बुक में है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा प्रसिद्ध है कि जगनीक का समय भी रखा है संवत 1230, जगनीक 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनीक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रम से सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत हो गया था। जगनीक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हेत के ढोल के गंभीर गोज के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। क्या है कि 12 बरिस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, इसको गाया करते हैं, ठीक है। और क्या है कि इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनीक के संगीत की वीर दर्प पूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा ही परिवर्तित नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता गया। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, क्रीज, देशों जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक
प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की और नहीं विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की और नहीं बढ़े। जनता के ही बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि यह गूंज मात्र है, देखो भाई मेरा फोन अपने आप ही चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं भाई इसका। देखिए क्या है, अब मुझे ये भी नहीं पता वीडियो मेरी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा ही रहा है। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। अब प्रश्न आ जाए कि ये किसका कथन है, तो हमें ध्यान रखना है। जो यहाँ पर जुड़े हैं, जिसने मुझे यहाँ तक सुना है वो तो भाई सही कर देगा। ठीक है, क्या है? शुक्ल जी कहते हैं कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। किसके बारे में कहते हैं? जगनीक के जो है आला और उद्दल, उसके बारे में कहते हैं। आलय खंड के बारे में कहते हैं। आपकी हाँ, आलय का प्रचार यौन तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन हुआ बहुत है। आगे कहते हैं कि इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलय खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आलय संबंधी ये वीर गीत जगनीक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत है, जो कि चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आलय और उद्दल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षेत्रीय थे। इन गीतों का एक संग्रह आलय खंड के नाम से भी छपा। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपाया था। ठीक है, ओके। अब जो मैंने अंतिम लाइनें पढ़ी हैं उसमें जिस पिता का नाम आया है, ठीक, किसने लिखा, ठीक, कौन कलेक्टर थे, तो आप ध्यान से सुनना, नोट करते जाना। आगे चलिए। श्रीधर जो शुक्ल जी की बुक में 7वें कवि का जिक्र आता है वीर गाथा काल के प्रकरण 3 में, और हमने कुछ पहले पढ़ लिया था, उसमें से आप देख लेना। ठीक है, क्या है कि इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद, जो श्रीधर का क्या है, रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया जाता है भाई साहब। अब देखिए, इस पद्य को मैं पढ़ने का प्रयास करूंगी थोड़ा थोड़ा, तो क्या ही लिखा है। ढम ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया, ओहो, सुर करही रण सहनाई समुहिर सरस रसी समरंगिया, कलक कलही काहल कोड़ी कल रवि कुमल कायर थर हर हई संचरई सख सरतान साहन साहसी सभी संगरई। ठीक है, पढ़ दिया। ये रणमल छंद से लिया गया है और यहीं पर समाप्त होता है हमारा प्रकरण 3, और कल पढ़ेंगे हम फुटकल रचनाएं प्रकरण 4। और आप जुड़ना नहीं भूले, सुनना नहीं भूले प्रकरण 4, और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम इस बुक को एक दिन पूरा कर देंगे। ठीक है, कोई भी आपको गलती लगे, कोई और चीज़ इसमें जोड़ी जा सकती है, या कुछ नया किया जा सकता है, या कुछ सुधार किया जा सकता है, तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।